नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आखिरी फैसला। कहीं नहीं जाएगी काकी। मालती बुआ की कड़कती आवाज ने सबको चुप करा दिया। काकी की अटैची फिर हवेली के अंदर रख दी गई। यह तीसरी बार की बात थी। काकी के कुनवे ने फैसला किया था कि शादीशुदा लड़की का असली घर उसकी ससुराल ही होता है। न चाहते हुए भी काकी मायका छोड़कर ससुराल जा रही थी। हालांकि ससुराल से उसे लेने के लिए कोई नहीं आया था। काकी को बोझ समझकर उसके परिवार वाले उसे खुद ही उसकी ससुराल फेंकने का मन बना चुके थे। मालती बुआ को अपनी बर्बाद हो चुकी जवानी याद आ गई। खुद उसके साथ कुनवे वालों ने कोई इंसाफ नहीं किया था और उसे कई बार उसकी मर्जी के खिलाफ ससुराल भेज दिया था, जहां पर उसकी कोई कद्र नहीं थी। तभी तो मालती बुआ बड़े बूढ़ों की परवाह न करते हुए चीख उठी थी, कहीं नहीं जाएगी काकी। उन कसाईयों के पास भेजने के बजाय उसे अपने खेतों के पास वाली नहर में ही धक्का क्यों नहीं दे देते। बिना किसी बुलावे के या बिना कुछ कहे सुने, बिना कोई इकरारनामे के काकी को ससुराल भेज देंगे तो वे ससुरे इस बार इस मासूम बेजबान लड़की को जलाकर मार डालेंगे। फिर उनका एकाध आदमी तुम मार आना और सारी उम्र कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपने आधे खेतों को गिरवी रखवा देना। दूसरी बार काकी के इकलौते भाई की आंखों में खून उतर आया था। उसने हवेली के दरवाजे से ही चीख कर कहा था, काकी ससुराल नहीं जाएगी, उन्हें आकर हमसे माफी मांगनी होगी। हर तीसरे दिन का बखेड़ा अच्छा नहीं। क्या फायदा किसी की जान चली जाए और कोई दूसरा जेल में अपनी जवानी निकाल दे। बेहतर है कि काकी के लिए कुछ और ही सोचो। उसके आंगन में काकी के लिए बस 3 बार पूरा कुरवा जुटा था। काकी को यही मायके में रखने पर सहमति बनाकर वे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। उसके बाद काकी के बारे में सोचने की किसी ने जरूरत नहीं समझी और ना ही कोई ऐसा मौका आया कि काकी के बारे में कोई अहम फैसला लेना पड़े। काकी का कसूर सिर्फ इतना था कि वह गूंगी और बहरी थी, मगर गूंगी तो गांव की 99% लड़कियां होती हैं। क्या उनके बारे में भी कुनवा पंचायत या बरादरी आंखें मीचकर फैसला करती है? कोई एकाध सिरफरी लड़की अपने बारे में लिए गए इन एक तरफा फैसलों के खिलाफ बोल पड़ती है तो उसके अपने ही भाइयों की आंखों में खून उतर आता है। ससुराल की लाठी उस पर चोट करती है या उसके जेठ के हाथ उसके बाल नोचने लगते हैं। ऐसी सिरफिरी मुंहफट लड़की की माँ बस इतना कहकर चुप हो जाती है कि जहां एक लड़की की डोली उतरती है वहां से ही उसकी अर्थी उठती है। यह एक हारे हुए परेशान आदमी का बेमेल सा तर्क ही तो है। एक अकेली छुई हुई लड़की क्या विद्रोह करे, उसे किसी फैसले में कब शामिल किया जाता है। सदियों से उसके खिलाफ फतवे ही जारी होते रहे हैं। वह कुछ बोले तो बिजली टूटकर गिरती है, आसमान फट पड़ता है, अनगिनत लोगों की शादियां टूटती हैं, मगर वे सब पागल नहीं हो जाते। बेहतर तो यही होता है कि अपनी नाकाम शादी के बारे में काकी जितना जल्दी होता भूल जाती। ये शादी ब्याह के मामले थाने कचहरी में चले जाएं तो फिर रुसवाई तो तय ही है। आखिर हुआ क्या? शीशा पत्थर से टकराया और चूर चूर हो गया। काकी का पति जो पहले भी वैसा ही था, लपंड, औरतबाज, और बाद में भी वैसा ही बना रहा। काकी से अलग होने के बाद भी उसकी जिंदगी पर कोई खास असर नहीं पड़ा। काकी के कुनवे का फैसला सुनने के बाद तो वह हर तरह से आजाद हो चुका था। उसके सुख के सारे दरवाजे खुल गए, मगर काकी का मोह भंग हो गया। अब वह खुद को एक बूढ़ी खूसट मानने लगी थी। भरी जवानी में ही काकी हर रस रंग साज और मौज मस्ती से दूर हो गई थी। उसके मन में नफरत और बदले के नागफनी इतने विकराल आकार लेते गए कि फिर उसने किसी दूसरे आदमी के प्रति प्यार या चाहत के फूल खिल ही ना सके। किसी ने उसे यह नहीं समझाया, लाड़ो, अपने बेवफा पति के फिर मुंह लगेगी तो क्या हासिल होगा तुझे। वह सच्चा होता तो क्या इस तरह छोड़कर जाता तुझे। उसे वापस ले भी आएगी तो क्या वह अब तेरे भरोसे लायक बचा है। क्या करेगी अब उसका तू। वह तो ऐसी चीज है कि जो निगले भी नहीं बनेगा और बाहर थूकेगी तो भी कसैली हो जाएगी तू। वह तो बदचलन है ही। तू भी अगर उसकी तलाश में थाना कचहरी जाएगी तो तू भी वैसी ही हो जाएगी।
शरीफ लोगों का काम नहीं है यह सब। कोई तो एक बार उसे कहता, तू क्यों आग में झोंकती है खुद को, दफा कर ऐसे पति को, पीछा छोड़ उसका, तू दोबारा घर बसा ले। वह 20 साल तक आकर तुझ पर अपना दावा दायर करने से रहा, फिर किस आधार पर वह तुझ पर अपना हक जमाएगा। कुनवे ने काकी के बारे में 3 बार फतवे जारी किए थे। पहली बार काकी की मां ने ऐसे ही विद्रोही शब्द कहे थे कि कहीं नहीं जाएगी काकी। पहली बार गांव में तब हंगामा हुआ था जब काकी रामू काका के बेटे सुरेश के बहकावे में आ गई थी और उसने उसके साथ भाग जाने की योजना बना ली थी। वह करती भी तो क्या करती, 35 वर्ष की हो गई थी वह, मगर कहीं उसके रिश्ते की बात जम नहीं रही थी। ऐसे में लड़कियां कब तक खिड़कियों के बाहर ताक झांक करती रहे कि उनके सपनों का राजकुमार कब आएगा। आजकल राजकुमार लड़की के रंग रूप या गुण नहीं देखता, वह उसके पिता की जागीर पर नजर रखता है जहां से उसे मोटा दहेज मिलना होता है। गरीब की बेटी और वह भी जन्म से गूंगी बहरी, कौन हाथ थामेगा उसका। वैसे काकी गजब की खूबसूरत थी, घर के कामकाज में भी माहिर थी, गोरी चिट्ठी, लंबा कद। जब किसी शादी ब्याह के लिए सज धज कर निकलती तो कईयों के दिल पर सांप लौटने लगते, मगर उसके साथ जिंदगी बिताने के बारे में सोचने मात्र की कोई कल्पना नहीं करता था। वैसे तो किसी कुंवारी लड़की का दिल धड़कना ही नहीं चाहिए, अगर धड़के भी तो किसी को कानों कान खबर ना हो, वरना तलवारें और बंदूकें लहराने लगती हैं। यह कैसा कानून है कि जहां मर्द 50 जगह मुंह मार सकता था, मगर औरत अपने दिल के आईने में किसी पराये मर्द की तस्वीर नहीं देख सकती थी, ना शादी से पहले और शादी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। पर रामू काका के फौजी बेटे सुरेश का दिल काकी पर फिदा हो गया था। काकी भी उससे बेपनाह मोहब्बत करने लगी थी, मगर कहाँ रामू काका की लंबी चौड़ी खेती और कहाँ काकी का गरीब कुनबा। कोई मेल नहीं था दोनों परिवारों में। पहले ही नजर में सुरेश काकी पर अपना सब कुछ लुटा बैठा, मगर काकी को क्या पता था कि ऐसा प्यार उसके भविष्य को चौपट कर देगा। सुरेश जानता था कि उसके परिवार वाले उस गूंगी लड़की से उसकी शादी कभी नहीं होने देंगे। बस एक ही रास्ता बचा था कि कहीं भागकर शादी कर ली जाए। उनकी इस योजना का पता अगले ही दिन चल गया था और कई परिवार जो सुरेश के साथ अपनी लड़की का रिश्ता जोड़ना चाहते थे, सब दिशाओं में फैल गए। इश्क और मुश्क कहाँ छिपते हैं भला। फिर जब सारी दुनिया प्रेमियों के खिलाफ हो जाए तो उस प्यार को जमाने वालों की बुरी नजर लग जाती है। काकी का बचपन बड़े प्यार और खुशनुमा माहौल में बीता था। उसके छोटे भाई राजा को कोई चिढ़ाता, डांटता या मारता तो काकी की आंखें छलछला आती। अपनी 1 साल की भूरी कटिया के मरने पर वह 2 दिन तक रोती रही थी। जब उसका प्यारा कुत्ता मरा तो कैसे टूट गई थी वह। सबसे ज्यादा दुख तो उसे पिता के मरने पर हुआ था। माँ के गले लगकर वह इतना रोई थी कि मानो सारे दुखों का अंत ही कर डालेगी। आंसू सूख गए, आवाज तो पहले से ही गूंगी थी, बस गला भर भर करता था। तब सब कुछ खत्म सा हो गया था। अब जिंदा बच गई थी तो जीना तो था। दुखों को रो रो कर हल्का कर लेने की आदत तब से ही पड़ गई थी। दुख रोने से और बढ़ते जाते हैं। सुरेश से अलग कर काकी को दूर फेंक दिया गया था, एक अधेड़ उम्र के गरीब किसान की झोपड़ी में, जहां उसके जवान बेटों की भूखी नजरें काकी को नोचने को आमदा थी। काकी वहां कितने दिन तक बची रहती। भाग आई भेड़ियों के उस जंगल से। कोई रास्ता नहीं था उस जंगल से बाहर निकलने का, जो रास्ता काकी ने खुद चुना था। उसके खिलाफ सैकड़ों लोग खड़े हो गए थे। काकी के मायके की हालत खराब तो नहीं थी, मगर इतने अच्छे दिन भी नहीं थे कि कई दिन दिल खोलकर हंस लिया जाए। कभी धरती पर पड़े बीजों के अंकुरित होने पर नजरें गड़ी रहती तो कभी आसमान के बादलों से मुरादें मांगती झोलियां फैलाए खड़ी रहती माँ बेटी। सुरेश से अलग कर और फिर ससुराल से ठुकराई जाने के बाद काकी का दिल बुरी तरह हार माने बैठा था। अब काकी ने अपने शरीर की देखभाल करनी छोड़ दी थी। उसकी माँ उससे अक्सर कहती कि गरीब की जवानी और पौष की चांदनी रात को कौन देखता है।
फटी हुई आंखों से काकी इस बात को समझने की कोशिश करती। माँ झुंझलाकर कहती, तू तो जबान से ही नहीं दिल से भी बिल्कुल गूंगी ही है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे पूस की कड़कती सर्दी वाली रात में चांदनी को निहारने कोई बाहर नहीं निकलता, वैसे ही गरीब की जवानी को कोई नहीं देखता। माँ चल बसी। काकी के भाई की गृहस्थी बढ़ चली थी। काकी की अपनी भाभी से जरा भी नहीं बनती थी। अब काकी काफी चिड़चिड़ी सी हो गई थी। भाई से अनबन क्या हुई, काकी तो दर बदर की ठोकरें खाने लगी। कभी चाची के पास कुछ दिन रहती तो कभी बुआ के। काम कर करके थक टूट जाती थी काकी। एक बार खाट से क्या लग गई कि सब उसे बोझ समझने लगे थे। आखिरकार काकी की बिरादरी ने एक बार फिर काकी के बारे में फैसला करने के लिए समय निकाला। इन लोगों ने उसके लिए ऐसा इंतजाम कर दिया जिसके तहत दिन तय कर दिए गए कि काकी खाते पीते घरों में जाकर खाना खा लिया करेगी। कुछ दिन तक यह बंदोबस्त चला, मगर काकी को इस तरह आंखें झुकाकर गैर लोगों के घर जाकर रैम की भीख खाना चुभने लगा। अपनी बिरादरी के अब तक के तमाम फैसलों का काकी ने विरोध नहीं किया था, मगर इस आखिरी फैसले का काकी ने जवाब दिया। अगली सुबह उसकी लाश नहर से बरामद हुई थी। अब काकी गूंगी बहरी ही नहीं बल्कि अहिल्या की तरह सुर्ख नीला पत्थर हो चुकी थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।